हेलो दोस्तों, मैं जेडिस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे और इस हिस्ट्री में सभी प्रकार की एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ेंगे, ना कि किसी एक एग्ज़ाम के लिए। चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जो आप कोई भी वनडी एग्ज़ाम हो, उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं क्लास 6 से लेकर के हम लोग 12 तक की हिस्ट्री क्या करेंगे, पढ़ेंगे बारी बारी से। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा पहले शुरुआत होती है। हिस्ट्री क्लास 6 का पहला चैप्टर है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब हम इसमें जानेंगे कब, क्या और कैसे शुरुआत हुआ था, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में देखिए, इतिहास क्या है, पुरानी चीज़ों के बारे में क्या करना, जानना, या अपनी पिछली जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में जानना। तो यही क्या है, इतिहास है। तो आइए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा दे रखा है कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अब क्या जाना जा सकता है, देखिए लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक, मतलब क्या होता है, शिकारी, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। किसके माध्यम से, तो इतिहास के माध्यम से। अब देखिए, जब इतिहास के बारे में हम इन सभी चीज़ों को जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं कि पुराने समय में लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, क्या कृषि होती थी, क्या पशुपालक कैसे पशु पालते थे, व्यापारियों का काम क्या था, शासन कैसे करते थे, शिल्प कला क्या थी, या जो संगीतकार थे, कलाकार थे, उनके जीवन यापन कैसे होता था, वो किन किन चीज़ों के बारे में, या कहाँ कहाँ रहते थे, वो कैसे अपने जीवन को चलाते थे। इन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, इस इतिहास के जान सकते हैं। यहाँ पे है कि यही नहीं, देखिए यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते हैं और कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, वे नाटक देखा करते, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अब जानते हैं कि जब बचपन में बहुत से, जब मोबाइल नहीं हुआ करती थी, मोबाइल नहीं हुआ करती, क्या मतलब कि आज से हम लोग आज से 20-25 साल पहले जाएँ, तो हम लोग भी घर पे क्या करते थे, नाना नानी के पास जाते थे या दादा दादी हुआ करते थे, तो उनसे विभिन्न प्रकार की कहानियाँ सुना करते थे, उनके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में सुना करते थे, या वो लोग अपने घराने के बारे में बताते। तो वही क्या चीज़ है, इतिहास है। आपको याद होगा कि हम क्या खेलते थे, तो यही सारी चीज़ें क्या करना है, बताना है। अब देखते हैं हम लोग कि लोग कहाँ रहते थे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लोग का आवास क्या था, लोग रहते कहाँ थे। लोग रहते कहाँ थे, कई लाख वर्ष पहले से लोग नदी के तट पर रहा करते थे। कहाँ रहते थे, लोग नदी के तट पे। अब नदी के तट पे रहते थे क्यों, वहाँ रहने का रीजन क्या था। देखिए यहाँ पे रहने का रीजन क्या था, तो यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब यहाँ पे नदियों के किनारे जो लोग रहा करते थे, वह जो भी प्रॉपर्टी हुआ करती, जो संपदा हुआ करते थे, उनसे परिचित हुआ करते थे, उनके बारे में जानकारी रखते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यह संग्रह किया करते थे। कौन, जो लोग नदी के किनारे रहते थे, उनको जंगल के बारे में जानकारियाँ हुआ करती थी। जंगल के बारे में जब जानकारियाँ हुआ करती थी, तो क्या करते थे कि जड़, फल तथा जंगल के अन्य उत्पाद, जंगल में होने वाले जैसे फल हो गए, जड़ हो गए, टहनियाँ हो गई, पत्ते हो गए, ये जो कुछ भी है, लकड़ी हो गई, उनको क्या करते थे, संग्रह किया करते थे। और वे और क्या करते थे, वे जानवरों का शिकार भी करते थे। क्या करते थे, जानवर का शिकार करते थे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, क्योंकि खाना तो बहुत ज़रूरी था। और खाना जब ज़रूरी था, तो हम उनको पता तो था नहीं कि कैसे जो है फसलें उगाए जाएंगे, क्या चीज़ें हैं। तो उनके पास एक ही ऑप्शन था, क्योंकि भूख है, और भूख है और जीवन जीना है, तो जीने के लिए तो कुछ तो खाना पड़ेगा। खाने के पास उनके पास क्या थी, जीवों को खाए। तो वो जीवों को क्या करते थे, शिकार करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। वे कहता है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ी,
उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ी के कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कहाँ पे, कौन कौन सा जगह है, तो आप देखिए उत्तर पश्चिम की सुलेमान श्रेणी है और किरधर की पहाड़ी है। यहाँ पे जो लोग थे सबसे पहले, कितने आठ कितने हजार वर्ष पहले, 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले क्या उपज किया, गेहूं और जौ को, गेहूं और जौ को उपजाना शुरू किए। ठीक है, उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पालतू बनाए। सबसे पहले क्या क्या बनाया गया, तो भेड़ है, बकरी है और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। और ये लोग कहाँ रहते थे, तो गाँव में रहते थे। कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में कौन रहती है, उत्तर पूर्व की बात मतलब गारो खासी जनती मतलब मेघालय वाले हिस्से की बात कर रहा है, ठीक है ना। तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी मतलब विंध्याचल जो है, तो विंध्य पहाड़ी तथा अन्य ऐसे क्षेत्र जहाँ कृषि का विकास हुआ। कहाँ का कृषि का विकास हुआ, तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत तथा विंध्य पहाड़ी और अन्य ऐसे क्षेत्र जहाँ कृषि का क्या हो गया, विकास हो गया। तो कहाँ कहाँ विकास हो रहा है, देख रहे हैं आप कि पूर्व में गारो, मध्य में विंध्य के पहाड़ी, और कौन कौन से जानवरों को उन्होंने पालन किया, तो भेड़ बकरी गाय बैल पशु। ठीक है, उसमें कहाँ कहाँ पे उन्होंने किया, तो उत्तर पूर्व सुलेमान श्रेणी थी, किरधर की पहाड़ी थी, ठीक है। सबसे पहले क्या बोए, गेहूं और जौ को। आगे देखते हैं, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, विंध्या के उत्तर में स्थित है। वहाँ पे सबसे पहले किसको उपज किया गया, तो चावल का उपज किया गया। अब आते हैं हम दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया देखिए, दक्षिण एशिया क्या है, तो आधुनिक भारत जो हमारा इसमें भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये क्या थे, दक्षिणी एशिया के हिस्से हुआ करते थे। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। अफगानिस्तान हो गया, ईरान, चीन तथा म्यांमार जो है, ये हमारे क्या होते थे, पड़ोसी देशों को इंडिकेट किया करते थे। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया क्या है, एक महाद्वीप से क्या है, छोटा है। अब जानते हैं महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं। लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उपमहाद्वीप कहा जाता था। क्योंकि दक्षिणी एशिया को उपमहाद्वीप कहने का रीजन क्या है कि यह जो है हमारा हिस्सा नहीं हुआ करता था। जब पहले आप पढ़ेंगे जियोग्राफी में कि पैथालासा और पैंजिया जब पढ़े थे, तो नागालैंड और गोंडवाना पढ़ेंगे, तो वह जो है टूट करके जो है धीरे धीरे जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है आकर के हमारा क्या होता है, एशिया में जुड़ जाता है। इसलिए इसी दक्षिणी एशिया को क्या कहा गया है, उपमहाद्वीप कहा गया है। ठीक है, सहायक नदियाँ उपमहाद्वीप कहा जाता है किसको, कई हिस्सों में बटे होने के कारण। आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, वो गाँव की क्या होती है, एक मुख्य नाली होती है, और मुख्य नाली जो होती है उसके आसपास क्या होती है, घरों से निकलने वाली छोटी छोटी नालियाँ होती हैं। तो छोटी छोटी नालियाँ जो है उस मुख्य नाली में क्या होती है, सहायक नाली होती है। वैसे ही सहायक नदियाँ क्या होती है कि जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक ना, और मिल जाती है, उसी को सहायक नदी कहते हैं। यदि बात करें लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर, इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आधुनिक, जो नदियाँ थी 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे, ठीक है ना, जो सहायक नदियाँ हुआ करती थी, इन्हीं नदियों के किनारे जो थे लोग क्या हुए, नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र के तटवर्ती इलाकों में, ठीक ना, गंगा की सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र के तटवर्ती इलाकों नगरों में विकास 2500 वर्ष पूर्व। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन में वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है, मौ। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्य की स्थापना की गई। अब देखिए हुआ क्या कि जो लोग थे उनको भोजन चाहिए था, भोजन की तलाश में वो पैदल यात्रा किया करते थे। अब देखिए, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या किया, यात्रा किया। अब मान के चलिए कि हमें जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की आवश्यकता क्या होती है, या तो हम विचरण करते हैं, या किसी चीज़ की जानकारी लेना होता है, या किसी सामान को हमें की आवश्यकता होती है, तो हम एक दूसरे से जाते हैं। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी।
जब ये यात्रा करते थे तो इनके बीच में क्या होती थी, रुकावट होती थी। रुकावट क्या हो सकता था, पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदी, समुद्र। रेगिस्तान कैसे हो सकता है, क्योंकि पानी मिलेगा नहीं। अब देखिए फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। क्योंकि मान लीजिए कहीं कोई जो है खानाबदोश की जिंदगी जीवन जी रहा है और अचानक से क्या हो गया कि बारिश, बाढ़ आ गई और बाढ़ जो लगातार 6 महीने तक रही तो उसमें क्या होगी, क्या हो जाएगा, उसको जाना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गई, ठीक है। इन सारी चीज़ों के कारण क्या होगा, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही होगा। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। देखिए इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर, ठीक ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। क्योंकि यात्रा लंबी हुआ करती थी, ठीक ना, कब लौटना उनको पता नहीं था, तो मूल्यवान वस्तुओं को लेकर के जाते थे और साथ ही साथ जो होता था अपने कुछ खाने पीने के सामान भी ले जाया करते थे। उसके बाद देखिए धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह। अब होता क्या था कि ये एक गांव से धार्मिक गुरु हुआ करते थे, वह सलाह देते हुए और एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतापूर्वक भी यात्रा करते थे। चलो हम देखना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए जैसे प्रेजेंट टाइम में हमें क्या होता है, हमें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन हमें मेला देखने जाना है। अब मेला देखने जाना है तो उस स्थान के बारे में क्या होगा, रोचक होगा, कैसा लगेगा, क्या होगा, किसी बारे में सुनते हैं तो वैसे भी हम क्या करते हैं, यात्रा कर लेते हैं। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब मान लीजिए मेले में गए, विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं, आपको सामान खरीदारी करनी है तो उनकी भाषाओं को जानेंगे, उनके रहन सहन, उनके पहनावे को जानेंगे, साथ ही साथ जो है उनके खान पान के बारे में धीरे धीरे क्या करेंगे, जानकारी अपना करते रहेंगे। उसके बाद क्या है, देखिए पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे पर्वत हो गया, पहाड़ी हो गई, ठीक ना, तो इस क्या हो जाती थी, हमारी नेचुरल जो होती है बाउंड्री, उसको कवर किया करते थे कि ये हमारा जो है इतने तक रहेगा, इतने तक रहेगा, तो ये सब क्या कर देते हैं, निर्माण कर लेते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा, ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को, ठीक ना, जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष पहले लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने तथा यहाँ भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में दूसरे के विचारों को अपनाते हैं। डाइवर्सिटी जो होती है, ठीक ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तभी हम एक दूसरे के बारे में क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक ना। और डाइवर्सिटी से क्या होती है, हमारी एक खूबसूरती बढ़ती जाती है। अब देखते हैं दोस्तों देश के नाम, हमें देश के नाम कैसे पढ़ा, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें। देखिए अपने देश के लिए हम इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इंडिया शब्द क्या है, इंडस से निकला है। किससे निकला है, इंडस से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिंधु कहा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे इंडिया और भारत का ही प्रयोग करते हैं, तो कभी कभी हिंदुस्तान का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है हम लोग कि इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है, और जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहा जाता है। अब देखिए लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। सिंधु नदी को क्या कहा, हिंदोस कहा, क्योंकि सौ को वो क्या कहते थे, हाँ कहते थे, तो उसे सिंधु नहीं कहा जाता था, उसे हिंदू कहा जाता था। और ईरानी जो थे जब आए हमारे यहाँ वो यात्रा करते थे, और यात्रा करते थे तो कुछ ना कुछ लेने जाते थे, तो उनकी आवाज़ जो थी सा नहीं कह पाते थे, सिंधु को हिंदोस कहते थे अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया गया, ठीक है। भारत का नाम का प्रयोग किस लिए किया गया, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। मतलब हमने देखा कि इंडिया की उत्पत्ति इंडस से हुई है, ठीक है ना। और हिंदोस या इंदोस कब कहा गया, क्योंकि जो पश्चिमी ईरानी वाले लोग आए हुआ सिंधु को हिंदू नहीं कह पाए, सिंधु को सिंधु नहीं कह पाते थे, इसलिए इंदोस नाम निकल गया, ठीक है।
और इंडिया सब इंडस से निकला है, ठीक है ना, संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये सारी चीज़ें की जानकारी हम लोगों ने क्या किया, प्राप्त किया, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये क्लास जो होगी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और आप जो कमेंट करके आप जो है बहुत कमेंट करके आप ज़रूर बताएं ये क्लास कैसी रही, ठीक है।